दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज से आपको नीट हिंदी मीडियम की तैयारी कराऊंगा, जिसमें कि मैं आपको क्लास 11, 12th एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। और फिलहाल मैं आपको बायोलॉजी हिंदी मीडियम ऑडियो बुक प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि क्लास 12th के पहले अध्याय जीवों में जन्म से शुरू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। थैंक यू। जीवों में जन्म। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। कौवा और तोते के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होगा कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि दे रही है। इसके बाद है जीवों में जनन। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किए गए हैं, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रहती है। आप बाद में अध्याय 5 आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। जीव वैज्ञानिक संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, इसके वास, उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक प्रकार दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है, अतः संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में
युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? आकार के तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव का एक केंद्रकीय, ये आपके पास एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, यीस्ट में मुकुलन और अमीबा में विखंडन। आगे है प्रोटिस्टा एवं मोनिरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नई जीवों को जन्म देती है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव विखंडन से उत्पन्न होते हैं जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि करता जाता है, जैसे अमीबा, पेनिसिलियम आदि। यीस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नई यीस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। अब यहाँ पे आपका चित्र 1.3 में अलैंगिक प्रजनन संरचना दी है। किसमें किसके द्वारा परिणत है? क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु के द्वारा, पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा, हाइड्रा में कलिका के द्वारा और स्पंज में स्पंज के द्वारा। अब है फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जनिकीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु हैं जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, पेनिसिलियम और कलिका, हाइड्रा में तथा स्पंज में जैमी अभियानों पर। और ये देख रहे हैं आपका पुष्पी पादपों में कायिक प्रवर्धन। आलू में आँख के द्वारा और लक में प्रकंद के द्वारा अवयव का बुलबिल, ब्रायोफिलम की पर्णकलिकाएं और जल हाइसिंथ में भूस्तरिका। कक्षा 11 में आपने पादपों के इकाई चरण के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपका क्या विचार है? कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तारी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तारी सभी नई संतति को पैदा करने का समर्थन रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध कहलाती हैं क्योंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा।
आप निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हाइसिंथ इम्पोर्टेंट है अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो गहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13-14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है, इस पादप का भारत में आगमन मात्र सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल सकता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है और इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, ढोलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आपको आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आँख भी कहते हैं, से और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्णसंधियों से उत्पन्न होती है। जब यह पर्णसंधि नमीयुक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है, तब इनके मूल तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रायोफ्लम की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण समर्थन का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियों अलैंगिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। अब है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनक के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। पादप, जंतु तथा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की, आंतरिक संरचनाओं और शारीरिक क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह लैंगिक चरण के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक
पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। किशोरावस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूँ, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। तब इन अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था तथा वयस्कता। अपने क्षेत्र में लगे हुए वृक्षों का निरीक्षण करें। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगते थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टतः कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रावस्था को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोब्लैंथस कुनियाना नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांश यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणामस्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों की कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति इनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रवृत्ति भी विविध अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता लग सके? प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं अथवा क्या यह किसी मौसम से संबद्ध घटनाक्रम है? मेंढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी जैसे कि कुक्कुट फॉर्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनीय मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन-प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्य चक्र कहते हैं, जबकि प्राइमेटों, बंदर, एम्स और मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, आपको जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन
करते हैं। इसी कारण उन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्व जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम क्षण में सहवर्ती परिवर्तन होने लगते हैं। वृद्धावस्था अत्यंत मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संकरण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पादप पाए गए हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यावहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानताएं होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबद्ध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटनाएं। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण है। युग्मक जनन। जैसे कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की घटना प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण वह समयुग्मकी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकार के रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुंगों तथा शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। जीव में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का इस्तेमाल करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाए तो वह द्विलिंगी अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो एकलिंगी कहलाता है। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। एकलिंगता की स्थिति को
उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम कैल्सी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अथवा स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी हो सकता है और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एकलिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अथवा स्त्री केसर धारण करता है। उभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुक्कुरबिटू तथा नारियल वृक्ष है, जबकि पपीता तथा खजूर एकलिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्राणियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा पाए जाते हैं, अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, अथवा संभवतः अनेक एकलिंगाश्रयी प्राणी प्रजातियों की एक सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केंचुए, स्पंज, टैपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एकलिंगी प्राणी का उदाहरण है। युग्मक संरचना के दौरान कोश का विभाजन। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होता है उनमें अर्धसूत्रीय विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता। उन शैवालों के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने कक्षा 11 अध्याय 3 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से है, वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है, उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्रीय विभाजन को न्यूनकारी विभाजन है। अर्धसूत्रीय विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्रीय कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्रीय विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रयोग युग्मक से निर्मित करता है। सारणी 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्रीय कोशिका, अर्धसूत्राणु टोलन और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? अब है 1.2.1.2 युग्मक स्थानांतरण। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है
जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की पहचान को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अन्नक में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होता है अथवा निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही वह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं, उसके तुरंत बाद ही वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। परपरागणित पादपों में, जिसमें एकलिंगाश्रयी पादप शामिल हैं, इस विशिष्ट घटना को परागकण कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेते हुए अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। एकलिंगाश्रयी प्राणियों में, क्योंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। 1.2.2 निषेचन। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन साइनोगेमी कहलाता है। इम्पोर्टेंटली इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए, क्योंकि कुछ जीवों में, जैसे कि रोटिफॉर्म में मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी में टर्की आदि में बिना निषेचन अथवा नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नर जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवाल तथा मछलियों और यहाँ तक कि जलस्थाचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव द्विलिंगी में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम में आपका जल आ जाएगा। युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बेनीफिश एवं मेंढकों में होता है।
यहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थितियों से गुजरती हैं और वयस्क होने तक इनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय जीवों में, जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडों की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडों के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि चलनशील बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक परागनली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। अवैध निषेचन पश्य घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्य निषेचन घटना कहलाती है। अवैध युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतर युग्मनज का संरचना होता है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं, जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करता है। कुछ अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीव चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणितक एवं समद्विगुणितक हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। अभी आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों को अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणी में विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज से मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है, अथवा
भीतर अर्थात उनका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंडप्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नर शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ियां तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करता है। इसे फल भित्ति कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। चित्र 1.8 विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जीवों के जनन को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण अथवा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है, उनमें यह सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणी। अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होती है। इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है। अधिकांश शैवाल तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। मुकुलन तथा जैमूल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है। प्रोकैरियोट तथा एककोशिकीय जीव प्रजनन एककोशिकीय जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन अथवा विखंडन युग्म से उत्पन्न होते हैं। अनेक जलीय जीवों, पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचना, जैसे ऊपरी भूस्थायी प्रकंदों, अंतःभूस्थायी कंदों एवं भूस्थायिका आदि में नई संतानों को पैदा करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियों को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश उच्च श्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन की घटना को निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन के बाद की घटना में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्म जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, जबकि निषेचन पश्चात में युग्मक का निर्माण तथा भ्रूणोद्भव को ही शामिल किया जाता है। जीव द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, विशेषकर पुष्पीय पादपों में, क्योंकि यह विविध प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न कर सकते हैं। पादपों को उभयलिंगाश्रयी एवं एकलिंगाश्रयी में परिभाषित किया गया है। हालांकि पुष्प द्विलिंगी एवं एकलिंगी हो सकते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं। इससे प्रश्न उठाए, युग्मक
कैसे होते हैं, युग्मनज नहीं कहा, युग्मक कैसे होते हैं, इससे क्वेश्चन उठा है। और प्रायों अगुणित जीवों को छोड़कर जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है, यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में अपरिहार्य घटना है। यह द्विलिंगी जीवों में अपेक्षाकृत सरल होती है। एकलिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होती है। पुष्पीय पादपों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं, परागकणों का स्थानांतरण होता है। युग्मक संलयन नर एवं मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होता है। युग्मक संलयन जीव की काय के बाहर अथवा अंदर कहीं भी हो सकता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप एक विशेष कोशिका, जिसे युग्मनज कहते हैं, का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। प्राणी अन्नपर्जक या सजीव पर्जक दोनों हो सकते हैं। सजीव पर्जक जीवों में भ्रूणीय संरक्षण एवं भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा गया है। पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है। फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। दोस्तों, अब आपके लिए टोटल ऑडियो बुक तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।